जैसे कभी मुझे दिखता कि कोई बिल्ली उस पीपल के पेड़ में से जा रही है रात के अंधेरे में, मतलब बिल्कुल 10 साढ़े 10 बजे की बात है, जाली के दरवाजे से घर के मैं बाहर की तरफ देखता रहता था खड़ा हुआ, तो मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लगी थी। ये कहानियां बोलती हुई सच्ची कहानियां बोलते हो वहां पे, राइट? सो 70% हमारी कहानियाँ एकदम सच रहती हैं, और 30 आप क्रिएट करते 30 हम क्रिएट करते हैं। हो ऑनेस्टली। सो मैं काला जादू करने वाले पॉडकास्ट में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है ना अभी के इन्फ्लुएंस ना, मैंने इनफैक्ट 2-3 पॉडकास्टर से भी बात करी जो जो ऐसे लोगों को लेके आए हैं अपने पॉडकास्ट में, और उनकी लाइफ में ना कुछ अजीब सा होने लगा है। तब से नेगेटिव चीज़ें बढ़ गई हैं, रात में नींद नहीं आ रही, कई इंसिडेंट्स में मतलब सारा अली खान के स्टमक बर्न्स हुए थे, करेक्ट, और आपने उसको डीकोड किया अपने चैनल पे। हाँ, आपका डीकोडिंग मैं यहां सुनना चाहता हूं। नहीं सर, डीकोडिंग मतलब जैसे एक औरत थी वो, क्या आपको लगता है देयर इज अ डर्थ ऑफ गुड हॉरर शोज इन इंडिया, क्राइम शोज इन इंडिया? एब्सोल्युटली। हाय दोस्तों, मैं हूं दिव्य अग्रवाल, खूनी मंडे की आवाज, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा हॉरर चैनल है। एंड आज मैं आया हूं सिद्धार्थ कनन के शो पे। मुझे एब्सोल्युटली इतना मजा आया ना, इतना इस आदमी की एनर्जी ना इन्फेक्शियस है एकदम। अभी भी मैं एनर्जी वो फील कर पा रहा हूं। तो आप जल्दी से, आप भी एनर्जी दिखाओ और जल्दी से सिद्धार्थ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इंडिया का नंबर 1 हॉरर कंटेंट क्रिएटर्स, खूनी मंडे। क्या मेरा भी खून करने वाले हैं दिव्य अग्रवाल की? नहीं भाई, इतना खुखार नाम, खूनी मंडे। मजा आ गया सुन के, मैंने हाथ पैर कांपने लगते हैं भाई। तो यही रीजन था एक्चुअली। आप देखो, कॉर्पोरेट हो चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, मंडे सबके लिए खूनी होता है हमेशा से। तो हमने कहा कि इसको खूनी बना ही देते हैं और हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं मंडे को। तुम्हारे किसी के लिए हॉरर स्टोरी हो जाते, हमारे जॉब में बॉस बजा रहा है लेफ्ट राइट सेंटर, किसी का कुछ और है, बट योर प्योर हॉरर स्टोरीज। या प्योर हॉरर स्टोरीज और नंबर 1। हाँ, फॉर्चुनेटली लोगों ने बड़ा प्यार दिया है, तो फिर नंबर 1 बन गए हैं हम इंडिया के हॉरर क्रिएटर्स। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये हॉरर स्टोरी सारी बातें करेंगे हमरा, मैं बैकग्राउंड कुछ जानता हूं। मैंने सुना है कि आप रिव्यूज करते थे, मैंने सुना है कि आप जॉब करते थे एक बहुत बड़े एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के लिए, तो वो बताओ मुझे यार। तो कॉलेज में ना हम लोग ने थिएटर किया था 3 साल। तो नाटक किए, पृथ्वी थिएटर में परफॉर्म किया है मैंने, नेशनल ड्रामा में परफॉर्म किया है। तो वो कीड़ा था कि कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ कंटेंट रिलेटेड करना है। और लकीली हिंदुस्तान टाइम्स में desimartini.com करके एक वेबसाइट होती थी, आपको पता ही होगा। तो उनके लिए मैं काम करता था, उनके लिए मैं आर्टिकल्स लिखता था, मूवी रिव्यूज करता था, सोशल मीडिया वगैरह संभालता था। तो 1 साल वो किया। तब देखा मैंने कि यार ये तो दुनिया में शिफ्ट आ रहा है, कुछ हाउस ऑफ कार्ड्स चल रहा है, परमानेंट रूममेट्स आ रहा है, तो वेब सीरीज कुछ आ रही है निकल के, ओटीटी का कुछ नाम बन रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो दिल्ली में बैठे बैठे नहीं होगा काम, मुंबई आना पड़ेगा। तो मैंने कहा पापा मम्मी से कि मैं जा रहा हूँ मुंबई। पापा कह रहे पागल हो गया है क्या ये लड़का, देखो मम्मी को कहने लगे लड़का देखो बिल्कुल पागल हो गया है, कुछ भी बात कर रहा है। मैंने कहा पापा जब पैसे मेरे ही लगेंगे, आपसे नहीं लूंगा, जब खत्म हो जाएंगे तब वापस आ जाऊंगा। तो 1 साल मुझे चाहिए था कि मैं आऊँ मुंबई, एक्सपेरिमेंट करूँ लाइफ में। आया यहाँ पे, पहले दिन कबूतर ने बीट कर दी सर पे, लेकिन लकी साइन। हाँ, मुझे यही बोला लोगों ने कि मतलब मुंबई ने वेलकम कर लिया है तुम्हें, अब स्वागत हो गया है तुम्हारा। फिर ब्रेकअप हो गया जीवन में, तो मुंबई में आपके लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था, तो ब्रेकअप हो गया। तो लड़की ने धोखा दिया कि तुमने धोखा दिया? वर्कआउट ही नहीं हुआ, मतलब फिर बातें नहीं हुई, चीजें थोड़े डिस्टेंस हो गए, फिर वो वर्कआउट ही नहीं हुआ। मतलब ऐसा धोखा वाली चीज नहीं थी, बट वर्कआउट नहीं हुआ। पर दिल टूटा था। पजामा फेज में थे, फिर हमने कहा कि इससे बाहर कैसे निकलें, तो हम चले गए जागरण फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पे फिल्में ही देख रहे हैं बस। तो वो बड़ा एक अच्छा वो था कि बाहर निकल गए। फिर एक चैनल था शुद्ध देसी एंडिंग्स करके, जो एनिमेटेड स्पूफ्स बनाते थे, एनिमेशन का काम करते थे, पैरोडीज बनाते थे। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने कहा यार मतलब मेरी थोड़ी सी देसी मार्टिनी के टाइम पे जान पहचान थी उनके साथ, तो मैं इसे मिलने गया। तो उन्होंने कहा यार हम एक कम्युनिटी मैनेजर ढूंढ रहे हैं जो सोशल मीडिया वगैरह देखे हमारे लिए, तो तू जॉब करेगा? मैंने कहा करता हूँ बिल्कुल, यूट्यूब सीखने का ये क्या बड़ा अवसर है।
तो मैं चला गया वहाँ पे, मैंने कहा 2-3 महीने यूट्यूब समझ के अपना कर लूँगा, साइड हो जाऊँगा, सीख लूँगा। बट दूसरे ही महीने शाहरुख खान जी से मिलना हो गया। वो गेरुआ की पैरोडी करी थी हम लोगों ने, तो शाहरुख वॉज देयर एंड ही शॉट एंड आई वॉज लाइक, आई एम अ बिग शाहरुख फैन। तो आई वॉज ब्लोन अवे बाय हिज प्रेजेंस एंड आई कंटिन्यूड थोड़ा वहाँ तक किया। मतलब उसमें जॉब किया, कम्युनिटी मैनेजमेंट, एनिमेशन का देखा कि क्या क्या प्रोसेस होता है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। सो दैट वाज लाइक माय फिल्म स्कूल, छोटा सा। उसी ऑफिस में ही सोता था मैं, ऑफिस में ही जग रहा हूँ, ये पूरा पूरा दिन ऑफिस में ही बीत रहा है, तो बहुत मज़ा आता था। एंड देन फाइनली आई वेंट टू डू माय MBA फ्रॉम माइका। अहमदाबाद में एक मार्केटिंग और मीडिया रिलेटेड बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है, तो उससे मैंने MBA किया। तब तक मैं श्योर था कि मुझे मीडिया एंटरटेनमेंट में OTT की इंडस्ट्री में कुछ करना है। क्या करना है एग्जैक्टली पता नहीं, बट कुछ करना है, कंटेंट बनाना है। वो होता है ना कि आपको टेड सेरेंडोस बनना है, शायद नेटफ्लिक्स का CCO वो बनना है, आपको शायद विदु विनोद चोपड़ा जैसा कुछ बनना है कि प्रोडक्शन भी है और डायरेक्शन का भी दिमाग है और आप क्रिएटिवली कुछ कुछ सोच रहे हो। तो वो मेरे दोनों आइडल्स थे, तो मैंने उसी डायरेक्शन में किया। एंड फॉर्चुनेटली एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जियो सिनेमा हो गया, जहाँ पे मैं प्रोडक्ट मैनेजर ऑफ कंटेंट था। कंटेंट स्ट्रैटेजी, कंटेंट एक्विजिशंस, ये सब देखता था। काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। मतलब जहाँ पे तो रिलायंस में मैं एक चीज़ सीखा, वो था धंधा कैसे करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है धंधा करना। मतलब आप बड़ी सारे MBA स्कूल्स में आपको बता तो दिया जाता है कि आप थिंक आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लेके आओ, ये करो वो करो, लेकिन उसकी फीजिबिलिटी स्टडी कौन करेगा? धंधे में धंधा कैसे बन रहा है, ROI कैसे आ रहा है चीज़ों का। तो वो मेरे लिए बहुत एक बड़ा लेसन था, स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री में, कंटेंट इंडस्ट्री में, कि आप ऐसी चीज़ें बनाओ जिसमें ROI तो मिले। तो वो लेसन मैं वहाँ से सीखा रिलायंस एंड। और जो एक स्केल पे काम होता है, जहाँ पे आपको स्केल वाली इंसाइट्स मिलती है कि मास को क्या पसंद है, कौन क्या देख रहा है, तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग और समझ आने लगा वहाँ पे चीज़ें। इनफैक्ट हम देख रहे थे अपने प्लेटफॉर्म पे, जियो सिनेमा पे, मैंने देखा कि हॉरर का कंजम्पशन बहुत है। और ऐसा भी नहीं कि अच्छे हॉरर का कंजम्पशन, हॉरर इन जनरल का कंजम्पशन, क्योंकि अच्छा हॉरर बना ही नहीं है इंडिया में इतना, है ना। तो ट्रिप टू भानगढ़ मूवीज जैसे छोटी छोटी जो मूवीज बनी हुई हैं स्मॉल स्केल पे, वो बड़ी कंज्यूम की जा रही हैं। और मैं ठहरा हॉरर का फैन। तो मैंने सोचा यार ये तो, और मैं एक दिन ऐसी हॉरर स्टोरी सर्च कर रहा था यूट्यूब पे कि कुछ देखी जाए, कुछ सुनी जाए। तो मैंने देखा कोई ऑर्गेनाइज चैनल ये कर ही नहीं रहा है, कोई हॉरर स्टोरीज ही नहीं सुना रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो एक ब्लू ओशन है बीच में, कि एक पकड़ना चाहिए इसको। तो वहाँ पे मैंने अपने जो शुद्ध देसी एंडिंग्स वाले दोस्त थे उनको इकट्ठा किया और खूनी मंडे स्टार्ट किया, जहाँ पे हम कहानियां सुनाते थे, हॉरर स्टोरी। और तब पॉडकास्टिंग का इतना वो नहीं था बूम, तो सिर्फ ऑडियो में मजा नहीं था, तो आपको कुछ तो विजुअल मीडियम चाहिए था। तो इसलिए एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज, एंड दैट वाज अ वेरी न्यू एक्सपेरिमेंट। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि कार्टून में हम हॉरर स्टोरीज सुना सकते हैं। तो दैट किक्ड ऑफ। एंड हमने जो पहली कहानी करी थी वो भी स्त्री की मूवी के ऊपर करी थी, जो एक्चुअल लेजेंड है उसका, नालेबा। तो वो एकदम से उठ गया, वायरल हो गया। वो पहला वीडियो था वो क्या? पहला वीडियो था, तो वही उठ गया। वही उठ गया, लेकिन वो 1.5 महीने बाद उठा। बट उठा, तो उठा ऐसा उठा कि वो अभी उसके आई थिंक 1.2 CR व्यूज हैं, 12 मिलियन व्यूज हैं। तो वहां से माने वहां से जर्नी पूरा स्टार्ट हो गई। खूनी मंडे वहां से खूनी मंडे बवाल start हो मचा गया। रहा है। हाँ, बस तो यानी कि ये प्योरली कमर्शियल एस्पेक्ट से तुमने स्टार्ट किया, तुम्हें समझ आ गया कंजम्पशन यहां पे हो रहा है, बिल्कुल। दिमाग चल रहा था। तो ऐसा नहीं था कि बचपन से ही बहुत से लोग आके मुझे बताते हैं कि बचपन से ही मुझे क्राइम में इंटरेस्ट था, हॉरर में इंटरेस्ट था। वो कुछ नहीं था। नहीं, मतलब जैसे मैं हॉरर का फैन था, ये एक इंटरसेक्शन था कि कमर्शियली भी वायबल होना चाहिए। तो मैं बड़े टाइम से सोच रहा था कि यूट्यूब पे कुछ स्टार्ट करना है, क्या करूं वो नहीं पता था। ऐसे आई थिंक काफी सारे लोगों को नहीं पता चलता कि कहाँ से स्टार्ट करूं। मैं यूट्यूब पे करना है, कुछ कंटेंट क्रिएटर बनना है, लेकिन क्या करना है वो नहीं समझ आता। तो वो मैंने सोचा कि क्या कमर्शियली भी वायबल है और किसमें मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है सिर्फ कमर्शियल उसके लिए कर रहा हूँ तो मैं बोर हो जाऊंगा और फिर लंबा नहीं चलेगा। लंबा नहीं चलेगा, वो कभी वो किक ही नहीं आएगी, वो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो बचपन में राम से पिक्चर देखी है क्या? राम से साहब के सबके? हाँ, बिल्कुल देखिए, एंजॉय किया है? एंजॉय किए तब तो हंस रहे थे कि डर रहे थे? आई थिंक जब छोटे थे तो डर रहे थे, जब थोड़े बड़े हो गए तो हंसने लगे उन्हीं सब चीजों पर। बट आहट जब आता था रात के 10 बजे, 10:30 बजे, मम्मी पापा बैठे हुए हैं, आप
आप वो कह रहे हैं जाओ सोने जाओ, कह रहे हैं नहीं हम देख के जाएंगे, ये एपिसोड देख के जाएंगे। वो अलग अलग एपिसोड्स आ रहे हैं, विकराल घबराल कोई है, जी हॉरर शो, एक वो करके आता था, लिलीपुट ने प्ले किया था उसमें क्लाउन का रोल, तो उसका म्यूजिक अभी भी वो हॉन्ट करता है, ना 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 ना, है ना। तो ये सारी चीजें एकदम बस गई थी अंदर। मैं डरता भी था, मैं बहुत ज्यादा डरता था बचपन में। इनफैक्ट मेरे घर के बाहर एक पीपल का पेड़ था, काफी पुराना सा। तो 4th-5th क्लास की बात होगी, मैं उसमें ना मुझे चीजें दिखने लगी थी अलग अलग। जैसे कभी मुझे दिखता कि कोई बिल्ली उस पीपल के पेड़ में से जा रही है रात के अंधेरे में, मतलब बिल्कुल 10 साढ़े 10 बजे की बात है, जाली के दरवाजे से घर के मैं बाहर की तरफ देखता रहता था खड़ा हुआ। तो मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लगी थी। फिर कभी मुझे दिखता कि चमगादड़ों का झुंड जा रहा है उसमें से। फिर एक बार मुझे धीरे धीरे ना ऐसा होने लगा, मुझे साए से दिखने लगे उस पीपल के पेड़ के अंदर। और मैं किसी को बताता नहीं था, दोस्तों को बस बोला था मैंने। दोस्त तो और मजाक उड़ाते हैं आपका, तो कहते हैं जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया, ये सब बोलते रहते हैं लोग। लेकिन ये ना दिमाग में घूमने लग जाती है आपकी बात। तो आप छोटे बच्चे हो, आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं। और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं अपने बगल वाले नेबर्स के घर पे फैमिली डिनर था हमारा, और उनके टेरेस पे ना झूला था। अब वो राजस्थानी थे, वो कहते थे कि नहीं झूले पे रात में बैठते, साया चिपक जाता है, साया चिमट जाता है। तो अब वो बच्चा है ना जो रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं मैं डरता नहीं हूँ किसी से, लेकिन डर भी लग रहा है। तो मैं जाके झूले पे बैठ गया रात में, और मैं झूलने लगा। कुछ देर के लिए सब एकदम ठीक था। तो उस छत से आपको वो पेड़ दिखता था, और अचानक से ना मुझे ऐसा दिखा कि एक सफ़ेद सी परछाई उस पेड़ में से फ्लैशेस में मेरे पास आ रही है, और झूले की जो लेफ्ट साइड की चेन है वो टूट जाती है, और झूला टूट जाता है, मैं नीचे गिर जाता हूँ। और मतलब मुझे लगती है चोट, मैं रो रहा हूँ, मम्मी पापा को लग रहा है चोट की वजह से रो रहा है। मुझे पता था उस दिन कि मैं क्यों रो रहा हूँ, इतना डर था मुझे। और वो धीरे धीरे वैसे ही सपने आने लगे, ऐसा लगने लगा कि वही साया मुझे अपने पास बुला रहा है रात रात में, ये हो रहा है। फिर एक और वो जो आवाज़ होती है ना, जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया, एक गूंजने लग जाती हैं लोगों की आवाज़ें आपके अंदर। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो गया, मैं मर जाऊंगा लेकिन अब डरूंगा नहीं, क्योंकि पागल सा हो गया था मैं एक्चुअली में। मतलब बिहेवियर चेंज हो गया था, चुप हो गया था मैं, लोगों से लड़ने लग जाता था फालतू में। तो ये सारी चीज़ें अजीब सी हो रही थी मेरे अंदर, और बड़ी घुटन सी होती थी। तो जब घुटन का बांध आ जाता है तो वो टूटता है, और फिर मैंने कहा हनुमान चालीसा याद करूंगा मैं। रोज सुबह स्कूल जाते हुए हनुमान चालीसा, और रात में सोते हुए हनुमान चालीसा करता था। धीरे 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 ये कम हो गया सब। और यहीं पे एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैं को इंटरेस्ट आने लगा इन सब चीज़ों में, जहां मैं अपने डर को फिर चैलेंज करने लगा। रात में IMDb की जितनी भी रेटेड है हॉरर मूवीज हो, रात में बैठ के देखो उन्हें कि क्या क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है। मैं देख रहा हूँ रात के 2-2 बजे बैठ के उन फिल्मों को। फिर नया शौक चढ़ा कि अब हम जाएंगे अलग अलग हॉन्टेड जगह पे और एक्सप्लोर करेंगे। अकेला जाता था मैं अपने फियर्स को फेस करने के अपने फियर्स को फेस करने के लिए। वो हो गया था, एड्रेनल रश सा आने लगा था कि अब जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता है, देखते हैं। तो वो चुल चुल होती है ना, दिल्ली में तो चुल कहते हैं हम, तो चुल हो गई थी। तो मैं जाता था गाजियाबाद में, बहुत सारे कब्रिस्तान गया हूँ मैं, दिल्ली के जितने भी हॉन्टेड लोकेशंस हैं उन जगह पे जा जा के मैं ऐसे ही, मतलब कई बार तो मैंने 2-3 घंटे रात रात में बिताए, बिल्कुल आधी रात में, 2 से 5 बजे, सुबह नहीं हो जाती जब तक। तो ये सारी चीज़ें करी मैंने। फिर कुछ कुछ जगह मुझे लगा कि यार ये ठीक नहीं है। एंड स्पेशली एक दिल्ली में मालचा महल है, वहाँ पे जाके मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई तो है जो आसपास इधर से उधर घूम रहा है। फ्लैशेस, वही फ्लैशेस वाली फील कि कोई तो गया, कोई तो आसपास है। ठंड के टाइम, मतलब गर्मी के टाइम पे ठंड लग रही है आपको, हवा चल नहीं रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज हवा है, मतलब पत्ता भी नहीं हिल रहा, लेकिन आपको फील हो रही है कि हवा है। अब वो हवा है या कोई पास में सांस ले रहा है, आपको नहीं पता। और उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि आप, जैसे आप कभी पहाड़ जाते हो ना, एकदम हाई ऑल्टीट्यूड पे चले गए, तो एकदम से भारीपन आ जाता है शरीर में कि, और सर ऐसा डिजीज सा हो जाता है। या लद्दाख वद्दाख, लेह लद्दाख आप जाते हो तो ऑक्सीजन की प्रेशर से एकदम कम हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ मेरे साथ वहाँ पे। मुझे चक्कर से आने लगे वहाँ पे, एकदम बहुत हैवीनेस हुई। और उसके बाद करीब मुझे 5-6 दिन तक
लगातार 103 104 बुखार तक था। तब मैंने डिसाइड किया कि बस अब मैं और एक्सप्लोर नहीं करूँगा, हॉन्टेड लोकेशंस पे नहीं जाऊँगा। एंड फिर उसके बाद अपने वो जो काम में लग जाते हो तुम, कॉलेज हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वहाँ चले गए। लेकिन मैंने बिल्कुल कभी नहीं सोचा था कि हॉरर इस तरीके से मेरी लाइफ में वापस आएगा और मैं इंडिया का नंबर 1 हॉरर क्रिएटर बन जाऊंगा। बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने। ये जो कहानियां तुम बोलते हो एनिमेशन के जरिए, ऑब्वियसली तुम पूरा क्रिएट करते हो। जब ये कहानियां बोलते हो, सच्ची कहानियां बोलते हो वहां पे, राइट? सो 70% हमारी कहानियां एकदम सच रहती हैं, और 30 अब क्रिएट करते हो। 30 हम क्रिएट करते हैं। जैसे हमने एक वेब सीरीज भी बनाई, इंडिया की पहली हॉरर एनिमेटेड वेब सीरीज क्लाउन करके। तो क्लाउन के ऊपर एक फिक्शनल वेब सीरीज बनाई जिससे बहुत प्यार मिला हमें। करीब 8000 IMDb पे वोट्स मिले उसके लिए और 8.4 की रेटिंग मिली है। लोग अभी भी आधे कमेंट्स हमारे यही आ रहे हैं कि क्लाउन सीजन 2 कब आ रहा है। अभी तो मुझे मेरा खून कर देंगे वो, अब मैं क्लाउन सीजन 2 नहीं लाऊंगा तो। बट हाँ, 70% कहानियां हमारी बिल्कुल रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होती हैं। वो कौन सी रियल स्टोरी है जो आपने एनिमेशन के जरिए हम लोगों को दिखाया, पर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया क्योंकि आप रिसर्च करते हो, उसके बारे में सोचते हो, आइडिएट करते हो, वो पूरा स्टोरी आपके जहन में, दिल दिमाग में कंटिन्यूसली रहता है, तो माने मेंटल बैलेंस भी हिल सकता है ना? मेंटल बैलेंस शुरू शुरू में बड़ा होता था। शुरू शुरू में इनफैक्ट अगस्त का हमारा टाइम है जब हमने चैनल स्टार्ट किया था। तो आप, और मुंबई में ही था मैं तब, तो आप इमेजिन कर सकते हो बाहर बारिशें भी हो रही हैं। तो रातों में बारिशें हो रही हैं और आप भूतिया कहानियाँ सोच रहे हो, लिख रहे हो, उनका वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहे हो। तो लगता था कि कोई एकदम से आ ना जाए कहीं या कुछ मतलब कई बार ऐसा भी होता था कि नींद में आप सो रहे हो, आपको लगता था कि अरे कोई एकदम से आ गया शायद, और आपकी नींद टूट जाती थी। तो ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन क्योंकि आई थिंक वो बचपन से वैसी जर्नी मैंने ले ली थी हॉरर के ऊपर, तो ऐसा इम्बैलेंस नहीं हुआ कभी। और एक काम मैं कर लेता हूँ आज की डेट में भी, हर हफ्ते में अपनी नज़र उतरवा लेता हूँ, तो ताकि ये सब से दूर ही रहूं मैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और कौन नजर उतारता है? मम्मी? मम्मी उतार देती है, वाइफ उतार देती है, तो नज़र उतरवा लेता हूँ मैं। बिकॉज आई थिंक वो है कि आप नेगेटिव चीज़ों की बातें करते रहोगे या नेगेटिव एंटिटीज़ की बातें करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर सकते हो उन्हें। कि मेरे साथ भी होता है कभी कभार। मेरे कुछ दोस्त आते हैं जो गहरी बातें करते हैं, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है और मैं उनकी बातें दिल से सुनता हूँ, पर ऐसी ऐसी बातें नरेट करते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में जो हमें हिल जाता हूँ भाई। मैं जेन्युइनली हिल जाता हूँ और फिर वो मैं कैरी ऑन करता हूँ 1-2 दिन के लिए, क्योंकि वो बार बार आता है। बिल्कुल। एंड इट कुड हैपन टू यू टू। वो कौन सी एक सच्ची कहानी है, अगर एक नटशेल में आप मुझे बताएं, जो आपने कहा यार ये कैसे हुआ, अनबिलीवेबल है? सो एक्चुअली मेरे मामा मामी की कहानी है और मुंबई की कहानी है। वो गोरेगांव में रहते थे एंड मैं उनके घर जा चुका हूँ, मेरे मॉम डैड उनके घर जा चुके हैं कई बार। तो उसी घर की कहानी है। तो उन्होंने रिसेंटली अपना हाउस शिफ्ट किया था एंड वहाँ पे ना एकदम से उनके 2 बच्चे थे, एक 12 साल का बेटा और एक 8 साल की उनकी लड़की। तो जो बेटा था ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी हाउस शिफ्ट करते हुए। और मामा की क्या थी, मामा की जॉब थी टूर करने की, तो थोड़ा कपड़ों का काम था तो इधर उधर जाते रहते थे। मामी यूजली मामी ही रहती थी घर पे। तो बेटे की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, बिजनेस में फाइनेंशियल लॉसेस शुरू हो गए। लेकिन मामा मामी बिल्कुल एजुकेटेड लोग, ऐसा कुछ पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल तो सोचा भी नहीं उन्होंने कि कोई एंगल हो सकता है। अब बेटे को डायग्नोस करा रहे हैं लेकिन मतलब कुछ रिपोर्ट सब क्लियर हैं, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा क्या है। दवाई लेता है, बुखार उतर जाता है, कुछ दिन ठीक रहता है, फिर तबीयत खराब होने लग जाती है। अच्छा, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मामी रात में टीवी देख रही थी, रात के 1 बज रहे होंगे करीब, बच्चे सो रहे थे अपने कमरे में। मामी को टीवी देखते देखते ना अचानक से, जैसे फ्लैट होते हैं, फ्लैट में कॉरिडोर सा होता है, वहाँ से आवाज़ आई बॉल की। एक बॉल खेल रहा है कोई, तो उन्हें आवाज़ आई कि दीवार पे कोई बॉल मार रहा है, टक टक टक। उन्हें लगा कि शायद उनका बेटा जाग गया है, वो बदमाशियाँ कर रहा है थोड़ी। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, शुभम सोया नहीं तो अभी तक? तो कोई आवाज़ नहीं आई सामने से, वो कंटिन्यूड है अभी भी, टक टक टक। मामी को लगा कि यार
कौन है देखती हूँ, मैं उठ के ऐसे डांट लगाती हूँ, वो डांट लगाने उठी शुभम को, तो वो देख रही हैं कि वहाँ पे शुभम नहीं है, वहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है जिसकी मतलब धूल मिट्टी में कपड़े हैं पूरे, और वो बॉल खेले जा रहा है दीवार पे। मामी उसके पास जाती हैं, वो पूछती हैं कौन हो तुम बेटा, कहाँ से आ गए यहाँ पे, और रात के 1 बज रहे हैं, मतलब नॉर्मल नहीं है। तो वो कुछ बोलता नहीं है, वो खेले जा रहा है। मामी जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं, वो भाग जाता है कहीं, मतलब अंदर बच्चों के कमरों में भाग जाता है। अब मामी गेट चेक करती हैं, गेट तो लॉक्ड है, कोई नहीं है आसपास बाहर। मामी जाती हैं बच्चों के कमरे में, पता नहीं कहाँ से बच्चा आ गया क्या करने। अब वो बच्चों के कमरे में घुस रही हैं, वो ढूंढ रही हैं उसे, वो कहीं मिल ही नहीं रहा। वो बेड के नीचे देख रही हैं, अलमारियों में देख रही हैं, कुछ कहीं नहीं मिल रहा वो। मामी फिर एक ना अलमारी खोलती हैं उनकी, जहाँ पे टॉयज रखे हैं बच्चों के, वो स्लाइडिंग है, तो वो जैसे ही खोलती हैं, वो बच्चा अटैक कर देता है मामी पे कि अरे ये कौन आ गया, और फिर वो भाग जाता है। मामी गिर जाती है वहाँ पे, वो भागता रहता है इधर से उधर। अब मामी को थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि क्या हो रहा है, ये बच्चा कौन है, कहाँ से आ गया। अभी भी वो वाला एंगल नहीं सोच रही है मामी कि कुछ सुपरनैचुरल है, पैरानॉर्मल है। तो अचानक से दरवाजे पे जोर से ठक ठक होती है। मामी को लगता है शायद इसका बच्चे का जो भी है पेरेंट आ गया है, और मामी जाके दरवाज़ा खोलती हैं, तो वो देखती हैं सफ़ेद सी साड़ी में, अगेन धूल मिट्टी में लिपटी हुई एक औरत है, और उसके हाथ में एक फावड़ा है, और वो अंदर घुसी चली आ रही है। मामी पूछती हैं कौन है आप, क्या क्या हो गया। मामी को वो एकदम से ऐसे हाथ मारती है, मामी दूर जाके वहीं पे ड्राइंग रूम में गिरती हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या हो रहा है उनके साथ, और बहुत तेज़ गिरती हैं, हैवी हैवी फील होता है उन्हें। और वो औरत जाके अगेन बच्चों के कमरे में चली जाती है। अब मामी जाती हैं भागते हुए पीछे उठ के कि वो अब बच्चों का कमरे का दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। मामी उसे ठोक रही हैं, उसे खोलने की कोशिश कर रही हैं, और घबरा रही हैं बहुत बुरी तरह कि बच्चे अंदर हैं, ये कौन लोग आ गए हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है, ये कौन बच्चा है, वो कौन औरत है, और ये क्या क्या हो रहा है। किसी तरह मामी धक्का देती हैं, वो दरवाज़ा खुलता है। मामी सामने क्या देखते हैं कि बालकनी में वो औरत और वो छोटा बच्चा खड़े हुए हैं, एकदम बालकनी से लगे हुए, और वो औरत ऐसे देखती है मामी को पीछे कि उसने अपनी मुंडी पूरी टेढ़ी कर ली है, घुमा ली है पूरी, और मामी को समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है उनके साथ। और वो दोनों बालकनी से नीचे कूद जाते हैं, 7th फ्लोर पे रहते हैं वो, बालकनी से नीचे कूद जाते हैं। मामी को शॉक लग रहा है कि ये क्या हुआ है। वो गाड़ी की चाबी उठाती हैं, बच्चों को उठाती हैं, गाड़ी में डालती हैं, और एक फ्रेंड के घर चले जाते हैं। आप मानोगे नहीं, उन्होंने 2 दिन के अंदर अपना पूरा फ्लैट छोड़ा है, खाली किया है, और शिफ्ट किया है नई जगह पे। जब रिसर्च करी इसके बारे में कि क्या था, क्यों हुआ, तो उन्हें पता चला कि कंस्ट्रक्शन के टाइम इस बिल्डिंग की 7वें माले से, उसी जगह से एक माँ और बेटा गिर के मरे थे उस सोसाइटी के अंदर। और यही जब वो वापस से ये चीज़ें ये सब सोचती हैं, देखती हैं, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि शायद बच्चे की तबीयत इस वजह से ख़राब है। बाथरूम में एक नल था जहाँ से पानी टप 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 करता ही रहता था, उन्होंने प्लम्बर बुला लिया, सब कर लिया। इनफैक्ट मेरे पापा ने खुद वो ट्राई किया कि कैसे उसे उसका पानी रोक दें, कभी नहीं रुका। मामी को नहाते हुए ऐसे निशान बन जाते थे पीठ पे, स्क्रैचेस के, उन्हें लगता था शायद कोई कीड़ा है। तो ये सब रिलेट करने लगे वो। एक इंसिडेंट के उनकी बेटी टीवी देख रही थी बाहर, तो पापा ने चिल्लाया कि बस करो, रात हो गई है, टीवी बंद करो, अब क्यों देख रही हो। तो वो कहती है अरे मम्मी भी तो देख रही है टीवी। तो और पापा को पता है कि मम्मी नहा रही हैं, मम्मी टीवी देख ही नहीं सकती। तो पापा कहते हैं तू मजाक कर रही है मेरे से, चल सोने चल। तो शायद वो लड़की मजाक नहीं कर रही थी, कोई था वहाँ पे जो ऐसा दिख रहा था। तो ये सारी चीज़ें हुई, और ये सब जब आपके एकदम क्लोज रिलेटिव्स के साथ होता है, तब वो घूमता है आपके दिमाग में, वो सारी चीज़ें घूमती हैं आपके दिमाग में। तो ये एक कहानी है जो जिसने मेरा माइंड ब्लो कर दिया था यार। ये सुन के ही मेरी फट गई है यार। आपके साथ हुआ कभी कोई ऐसा किस्सा? यार ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं लखनऊ से हूं, और जेन्युइनली बोलता हूं, मैं दबंग बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर जब भी मैं छोटा था और मेरे दोस्त ये हॉरर फिल्म देखते थे, मैं इकलौता इंसान था तो मस्ती मजाक करता था, बाकी डर जाते थे। स्पेशली हम लोग VCR टेप वाली जनरेशन है, डालते थे राम से पिक्चर। जैसे फॉर एग्जाम्पल माता पिता सब लोग पार्टी कर रहे हैं, हाउस पार्टी हो रही है, बच्चे लोग बैठे हुए,
वीसीआर टेप लगा दिया, देख रहे, सब लोग डरे हुए, मैं मस्ती मजाक क्रैक कर रहा हूं. बट ऑनेस्टली मेरा सरदार दोस्त था लखनऊ में, ठीक है, एंड लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे, सरदार वाले जोक्स. सरदार वाले जोक्स, हाँ. वो सब. और मुझे वो बहुत पसंद था लड़का. पढ़ाई में इतना तेज नहीं था पर अच्छा बोलता था और मेरे सामने बैठता था. तो 50 लोगों की क्लास में वो 42nd, 43rd, 44th आता था, बट बोलने में सुपर्ब था. और जब भी वो मेरे सामने बैठता था वो एक चीज करता था, वो ये जो आंख है ना वो ऐसे ऐसे ले जाता था, ऊपर 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 ले जाता था, ठीक है. और वो तब करता था जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसके कपल ऑफ मिनट्स बाद ये होता था. ओके. और वो ऐसे 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 करता रहता था. तो मुझे उस समय लगता था कि यार माने ये ऐसे ही कर रहा है हम लोग को बैकफुट पे ले जाने के लिए. ऑनेस्टली कह रहा हूं, मैंने कभी नहीं मजाक उड़ाया. एंड सडनली, और मैं ही देखता था कि मेरे सामने बैठता था, बाद में उसको मेरे बगल में बिठाया गया, राइट. एंड आई यूज्ड टू नोटिस ये इमीडिएटली होता था जब वो या कोई इंसान उसका मजाक उड़ाता. एंड यूज्ड टू डू दैट. और जब मैं लोगों को बोलता था कि देखिए कर रहा है, ये कर रहा है, लोग हंसते थे. लोग कह रहा था कि यार ये हमको डराने की कोशिश कर रहा है. एंड आई रिमेंबर हम लोग का स्कूल एनुअल डे होता है जो ऑडिटोरियम में होता है. वो 7-8 बजे तक खत्म हो गया था, बट इट वॉज डार्क. तो सारे बच्चे ऑडिटोरियम से बाहर जा रहे थे. इसने अपनी बैग छोड़ी थी हमारे क्लासरूम में जो एक ग्राउंड के सामने है. उसने मुझसे बोला कि देखो सिद्धार्थ, बैग छोड़ी है, कोई है नहीं वहाँ पे, सब लोग निकल रहे, तो मेरे साथ चलेगा बैग लेने के लिए, ठीक है. तो उसके मम्मी पापा दूसरे पेरेंट्स से बात कर रहे थे. मैंने कहा मैं चलूंगा आपके साथ, मैं चलूंगा तेरे. हम लोग चलने गए. तो मैं बाहर ही था प्लेग्राउंड के सामने और वो क्लासरूम में गया, बैग लेके आया, हम लोग चल रहे थे. सडनली वो वापस ये पूरा आंख ऊपर ले जाने लगा, एंड नॉन स्टॉप, कम से कम 3 मिनट के लिए. तो पहले कपल ऑफ मिनट्स मैंने उसको बोला यार तू क्या कर रहा है यार, अभी मस्ती मत कर, छोड़ दे. बड़े ऐसे हाँ करने लगा यार. तो ये 3 मिनट तक चला. एंड ऑनेस्टली मैंने सोचा कि यार मैं उसको छोड़ दूं और भाग के किसी को बुलाऊं या उसके साथ रहूं. आपको समझ नहीं आ रहा है ना यार, क्योंकि मैं क्लास 7th में था. मैं वहां रुका और उसको पकड़ने लगा, ठगाक उसने मेरा हाथ ऐसे किया. मैं अपने आप को बिलीव करने की कोशिश कर रहा था कि ये देखो मस्ती कर रहा है, तफरी कर रहा है, ये सब की ये सब. पर ये 3-4 मिनट चला यार. एंड देन फाइनली बिकेम ओके. और मैंने उसको बोला यार तू क्या मस्ती कर रहा है. बोला मैंने किया क्या. मैंने कहा तू ये करता रहता है जो क्लास में तू 30 सेकंड एक सेकंड, ये तू 4 मिनट के लिए करा था. उसको आइडिया ही नहीं था यार. तो फिर मैं उसको ले गया उसके मम्मी पापा के पास. मैंने कहा आप साइड में. मैंने कहा ये करता रहता है. मम्मी बोलती है कि नहीं उसको शायद चश्मे की जरूरत है तो इसलिए कर रहा होगा, पावर कम है ये वो. मैंने कहा ये तो मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ आंटी. बोली वो चश्मा है, मैं उसको ले जाऊंगा ये मिलाने के लिए, एंड ऑल दैट. एंड इवन द पेरेंट्स डिडंट टेक मी सीरियसली. एंड नेक्स्ट डे भी मैं उससे मिला तो मेरे बगल में मैंने सबको समझा दिया कि देखो इसकी टांग मत खींचना तुम, डोंट डू दैट. तो दे ऑल स्टॉप्ड. बट टिल डेट पीपल इन आवर स्कूल ग्रुप बिलीव कि वो तफरी करता था, मस्ती करता था हम लोग को बैकफुट पे लेने के लिए. बट आई ट्रूली बिलीव देयर वाज समथिंग मोर. या एक्चुअली मतलब या तो पेरेंट्स हो सकता है सीरियसली ना ले रहे हो या फिर वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आपको नहीं बताना चाहते हैं. मे बी. एंड उसके बाद मैं लखनऊ में छोड़ के चला गया. क्लास 10th के बाद मैं बम्बई आ गया. एंड उसका आज तक किसी को आइडिया ही नहीं लड़का कहाँ है. आई एम नॉट सेइंग ही इज मिसिंग, आई एम नॉट कमिंग टू एनी कंक्लूजन, बट अगर स्कूल ग्रुप में किसी को पता नहीं है यार कहाँ है वो लड़का. भी हो जाते हैं ऐसे. आई थिंक बड़े सारे लोग लाइफ में मिल जाते हैं जो मिस्टीरियस लगते हैं आपको और फिर वो कहीं ऐसे गायब होते हैं आपको समझ नहीं आता कि हुआ क्या है. तो ये सब चीज़ें तो हो जाती हैं. बट वो 4 मिनट्स जो था वहाँ पे मैं हिल गया बॉस. मैं रियली आई एम टेलिंग यू ना. और ये शायद उस दिन के बाद पहली बार मैं नरेट कर रहा हूँ यहाँ पे. आई हैव नेवर नरेटेड दिस टू एनीवन. दैट डे एंड दिस, मैंने लिटरली 30 years later I'm telling you this. मैंने 30 years कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने.
माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। फिल्मों में मैंने देखा है कि आई स्पीक टू डेड पीपल, आई सी डेड पीपल। तुमने ऐसे एनकाउंटर किया कभी? मतलब मैंने मतलब डेड लोगों से बात करी हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, बट कहानियाँ बड़ी सारी हमें आई हैं जहाँ पे लोगों ने हमें कहा या लोगों ने हमें बताया कि हम बात कर सकते हैं या हम कंट्रोल कर सकते हैं, भूतों को, आत्माओं को कंट्रोल कर सकते हैं, काला जादू के थ्रू हम चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें बड़ी सारी आई हैं। तो एक ऐसी केस था वशीकरण का, तो बहुत ही वो दिल आपका ना सहम जाता है वो केस सुन के। तो किसी ने मुझे मेल भेजा था, बहुत लंबा सा मेल था, अनोनिमस तरीके से भेजा था, और उसने कहा कि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात, और मैं अपना नाम या ये सब नहीं बता सकता क्योंकि वो इतनी बड़ी गलती है। तो कहानी ऐसी थी कि एक बंदे को एक लड़की बहुत पसंद थी, एंड वो बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन द गर्ल उसे उसे प्यार नहीं था उस लड़के से, एंड लड़का चाहता था कि वो उससे शादी करे। तो ये जो लड़का था, ये ऐसी बस में जा रहा था एक दिन, और बस में आपने देखा होगा ना, लिखा रहता है कि दीवारों पे या बस के साइड्स में कि अगर आप लड़की को वश में करो 1 घंटे के अंदर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। कई लोग ठगी भी होते हैं, लेकिन कई लोग बड़े डेंजरस होते हैं। तो वो ऐसे ही एक नंबर लेके वहाँ पे उसने कॉल वॉल किया, एक बाबा थे, और उन बाबा ने ना उसे एक जंगलों के रास्ते में बुलाया, और ये नॉर्थ ईस्ट की स्टोरी है, नॉर्थ ईस्ट की साइड। तो उन्होंने बुलाया उसे, और वो बहुत मुश्किल से जंगल के बीचों बीच से एक जगह पहुंचा, एक खंडर जैसी एक हवेली सी थी, बंगला सा था। वहाँ पे उसे वो बाबा मिला, वो यज्ञ कर रहा था अपना कुछ। तो उसने कहा उस बाबा को कि ऐसा ऐसा है, और मैं प्यार करता हूँ उसे, तो आप कुछ मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? वो मान नहीं रही है लड़की। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ये एक मंत्र दे रहा हूँ तुझे, उसका जाप कर, और ये रात के 12 बजे करना है तुझे रोज़। तो उसने कहा कि ठीक है बाबा, आपके कितने पैसे हुए? अगर पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे, जा। तो उसे लगा कि पैसे नहीं चाहिए, अच्छा इंसान है ये, तो जेन्युइनली शायद कुछ हेल्प कर रहा है। तो वो गया, उसने मंत्र पढ़े, कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, ठीक है। फिर वो दोबारा गया बाबा के पास। बाबा ने कहा कि एक ये अंगूठी लेके जा, और इस अंगूठी को उसे पहना, फिर वो तेरे वश में हो जाएगी। ये जाता है लड़का, उस बंदी से मिलता है, उसको अंगूठी पहनाता है, लेकिन अभी भी ना वो मान नहीं रही है लड़की। तो इस लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, क्या चक्कर चल रहा है। तो ये बाबा को फ़ोन, बाबा को कहता है, तो किसी तरह उस लड़की को यहाँ मेरे पास लेकर आ। वो तो 100% श्योरिटी है कि मैं तेरे को उस लड़की को तेरे वश में कर दूंगा। तो ये बाबा के पास जाता है। बाबा, इसे लग रहा है कि कोई ये कुछ लेता नहीं है, कुछ सामान वामान कुछ करता नहीं है, तो शायद जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है। तो ये उस लड़की को किसी ना किसी तरह कुछ और बोल के उस हवेली में लेके चला जाता है रात के टाइम। अब पिछली 2 बार से जब ये जंगल में जाता था, ये वापस आता था, तो इसे ऐसा लगता था कि कोई इसे फॉलो कर रहा है, लेकिन इसे लगा कि शायद कुछ होगा, माया होगी ये, तो वो छोड़ देता था इस चीज़ को, उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता था। अब जब वो लड़की को लेके जाता है, बाबा कहता है उसे कि आप बाहर जाओ, मुझे इसके लड़की के साथ पूजा करनी पड़ेगी, पूजा करूँगा मैं। और वो अंदर से दरवाजे बंद कर लेता है।
1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं, और उसे यज्ञ की आवाज़ आ रही है, उसे चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, चिल्लाने की आवाज़ आ रही हैं। उसे अब लड़के को समझ में नहीं आ रहा कि अंदर क्या हो रहा है, और ये शायद मैंने गलती कर दी है बहुत बड़ी, कुछ अलग ही चल रहा है। तो वो अंदर जा मतलब वो किसी तरह दरवाज़ा-वरवाज़ा ठोक-ठाक के खुलवा के अंदर जाता है, और बाबा से पूछता है कि ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो आप? तो वो देखता है कि वो जो लड़की है, वो मोमबत्तियों के ऊपर, मोमबत्तियाँ लगी हुई हैं बहुत सारी, उसके ऊपर लेटी हुई है। और आप बैलेंस नहीं बन सकता ना, टूटेगा, लेकिन वो लेटी हुई है उन मोमबत्तियों के ऊपर, ऐसा मतलब कि हवा में ही लेटी हो वो, और बेहोश है। और जो तांत्रिक है, उसके मतलब वही जिसे हमने शैतान मूवी में देखा ना, डॉल्स चल रही हैं अलग अलग, काली डॉल्स, काले उस पे धागे हैं, खून के धब्बे हैं, तो उस लड़की के खून के धब्बे हैं, उस लड़की के बाल हैं, छोटी छोटी डॉल्स बना रखी हैं उसने। तो वो तांत्रिक बाबा इससे कहता है कि अब बस वो तेरे वश में हो जाएगी, लेकिन इसके लिए इसकी बलि चढ़ी है। मतलब एक मेरी पूजा थी, मेरा यज्ञ था, मुझे अपने भगवान, अपने शैतान को छुड़ाना था। तो वो देखता है काली एंटिटी, काली धुएं जैसी एंटिटी, वो घूम रही है इधर से उधर, ऐसे चक्कर लगा रही है उस लड़की के आजू बाजू। तो अब वो बाबा कहते हैं, बाबा कुछ करता है, वो काला धुआं उस लड़की के अंदर जाता है, लड़की उठ के खड़ी हो जाती है, और लड़की अब एक पुतला बन गई है। अब उसे जो बोलोगे वो करेगी। वो बाबा ने यही कहा कि जो वो बोलेगी वो यही, मतलब जो तू बोलेगा वो वही करेगी, ये अब तेरे वश में है पूरी तरह। और उस लड़के की हालत खराब हो जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो जिंदा लाश बन गई है, ये तो मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, बहुत भूल हो गई है। वो कहता है बाबा से कि आप इसे पहले जैसा कर दो प्लीज़। रो जाता है, गिड़गिड़ा जाता है बाबा के पास। वो कहता है ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, इसकी आत्मा इसकी नहीं रही। तो वो लड़का कहता है कि आप अपनी जो भी शैतानी, ये जो भी आपका काला ताकत है, आत्मा है, आप इसे निकाल दो, मैं इसकी बॉडी को लेके जाऊंगा लड़की की। और वो बाबा वैसा कर देता है, लड़की की डेड बॉडी को वो लेके जाके जंगल में कहीं छोड़ देता है। अब वो घर नहीं ले जा सकता क्योंकि बवाल मच जाएगा पूरा। वो वहाँ पे जंगलों में उसकी बॉडी को गाड़ के वापस आ जाता है। और ये उसने कहानी भेजी कि ये मैंने किया है ये, लेकिन इसका मेरा कोई, मैं बता नहीं सकता अपना नाम, वरना आप मुझे पकड़वा दोगे, आप मुझे करा दोगे, लेकिन मैं बड़ा गिल्टी हूँ इस चीज़ के लिए। तो उसने कहा कि आप ये कहानी कवर करो और लोगों को बताओ कि इन सब चक्करों में ना पड़े कभी। तो ये वाली कहानी, जैसे आपने पूछा भी ना, ये कहानी मुझे अफेक्ट करती है, क्योंकि आज भी इतने सारे लोग प्यार के चक्कर में, वशीकरण के चक्कर में काला जादू कराते हैं अपने सबसे प्रिय लोगों पर, और अपनी और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आप किसी से मिले जो काला जादू करते हैं? मैं थोड़ा अब दूर रहता हूँ इन सब चीज़ों से। पहले थे? पहले मतलब मिला था, लेकिन जैसे होता है ना, आपको जब समझ आता है कि एक ना बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको एनर्जी फील होती है, वाइब फील होती है ना, जैसे आप वाइब चेक कहते हैं आज के टाइम पे हम, तो वो वाइब चेक में जैसे ही मुझे लगता है कि अरे यार, ये तो शायद मेरे ऑरा में घुस के नेगेटिविटी फैला सकता है, तो मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ लोगों से। बट बहुत सारे लोग अब पॉडकास्ट में आने लगे हैं, लोगों के अलग अलग ऐसे ऐसे काला जादू करने वाले लोग। वो सही है या गलत? ऑनेस्टली सो काला जादू करने वाले पॉडकास्ट में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है ना अभी के बड़े सारे हमें भी ऑफर्स आने लगे हैं कि आप हमें बुलाइए और हम आपके पॉडकास्ट, हम पैसे दे के आएंगे आपके पॉडकास्ट में, और हम अपनी विद्या के बारे में प्रचार करेंगे। तो हम उन लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि ऐसे लोग जो कमर्शियली आके चीज़ें बताएं और अपने धंधा क्रिएट करने के लिए ये सब चीज़ें करें, वो हम बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते। और ये हो रहा है, ये आज के टाइम पे बड़े सारे पॉडकास्टर्स ये सारी चीज़ें कर रहे हैं पैसों के लिए, कि गेस्ट आएंगे पैसा देंगे, या फिर व्यूज़ के लिए। तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना, मैंने इनफैक्ट 2-3 पॉडकास्टर्स से भी बात करी जो इस
जो ऐसे लोगों को लेके आए हैं अपने पॉडकास्ट में, और उनकी लाइफ में ना कुछ अजीब सा होने लगा है तब से। नेगेटिव चीज़ें बढ़ गई हैं, रात में नींद नहीं आ रही, कई इंसिडेंट्स में मतलब वो नज़र उतरवा रहे हैं अपनी, वो कर रहे हैं, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम ऐसे लोगों को नहीं बुलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी नेगेटिव भी जा सकती हैं, नेगेटिव भी चली जाती हैं। तो इस तरीके की मैं नहीं कहूँगा कि ये ठीक है या सही है, बिकॉज जो बाबा लोग हैं जो एक्चुअल में चीज़ें सॉल्व करते हैं आपके लिए, हैं ऐसे भी बड़े सारे लोग हैं जो अपनी विद्या से आपकी हेल्प करते हैं, वो इतना कभी ना प्रचार नहीं करते, मुझे लगता है। उन पे वैसे ही भीड़ लगी हुई है भक्तों की, कह कह के वर्ड ऑफ माउथ से इतना ज़्यादा कि वो प्रचार नहीं करते, और जो प्रचार करते हैं वो शायद मुझे डामाडोल लगता है उनका सिचुएशन। सारा अली खान के स्टमक बर्न्स हुए थे, करेक्ट। और आपने उसको डीकोड किया आपके चैनल पे। हाँ, आपका डीकोडिंग मैं यहां सुनना चाहता हूं। नहीं सर, डीकोडिंग मतलब जैसे एक औरत थी, वो एयरपोर्ट पे सारा अली खान पैप्स वगैरह से अपनी फोटोज खिंचा रही थी, एक वही कैमरे में भी कैप्चर हो गया कि एक औरत आई सारा अली खान के पास से गुजरी, उसने उसका बाल तोड़ा, और वो जाके उसे बहुत ही एक कनिंग लुक, एक बहुत ही मतलब बददुआ देने वाली लुक से उस और सारा अली खान को उसने देखा, और वो उसने बाल का क्या किया, कुछ काला जादू किया उस पे, टोटका किया, क्या हुआ, लेकिन फिर उसके जस्ट बाद मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ कि सारा अली खान के स्टमक बर्न्स हो जाते हैं, उस दिक्कत होने लग जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं नींबू मिर्ची लगाते हैं हम घर के आगे, या कहते हैं कि चौराहे पे नींबू मिर्ची पर पैर नहीं रखना चाहिए। तो बड़े सारे टोटके होते हैं, आपने देखा होगा कि इनफैक्ट दिल्ली लखनऊ में जब आप रहे हो, या कलकत्ता में भी फॉर दैट मैटर, तो चौराहे पर लाल साड़ियां रखी जाती हैं आधी रात में, पूरे मिठाई के डब्बों के साथ। तो ये क्यों हो रहा है? ये कोई टोटका करके छोड़ के जा रहा है ना। और काला जादू में स्पेशली क्या होता है कि आप उस बला को टालते कैसे हो, आप उस बला को अपने सर से हटा के किसी और के सर पे छोड़ देते हो, इसलिए आपके बला टल जाती है। तो जो इसमें सफर भी कर रहा है, वो भी जब जाता है तो उपाय करता है, तो वो छोड़ देता है, नींबू मिर्ची छोड़ दिया उसने, अब किसी पे पैर पड़े, किसी का पैर पड़ेगा उस पे, या कोई वो लाल साड़ी लेके जाएगा, तो जो भी आत्मा है वो उसके पीछे पड़ेगी, हमारे पीछे नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, इसलिए लोग कहते हैं, इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नींबू मिर्ची पर पैर मत रखो, लाल साड़ी है, किसी का अनजान कोई सामान रोड पे पड़ा है तो छोड़ दो, मत करो। तो वही है ना, लाल साड़ी भी ऐसा माना जाता है कि बड़ी चुड़ैलों का भी बड़ा अलग अलग टाइप होता है, एक कुंवारी चुड़ैल करके होती है। तो उस कुंवारी चुड़ैल का माना जाता है कि वो शादी उसकी होने वाली होती है, या शादी के दिन उसकी डेथ हो जाती है, या शादी होने वाली है, फिक्स हो गई, लेकिन उस पीरियड में उसकी डेथ हो गई, तो वो कुंवारी चुड़ैल बन जाती है, और वो लोगों को उसी तरीके से हॉन्ट करती है, आके शादियां खराब करती है लोगों की, टिकने नहीं देती है, कपल्स के बीच में कोई एक एक्सीडेंट से मर जाएगा, या लड़ाई हो जाएगी, कोई आत्महत्या कर लेगा, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं उनकी लाइफ में। और फिर कहते हैं कि उस चुड़ैल से बचने के लिए आप उसे एक लाल जोड़ा भेंट करते हो, जो भी शादी में श्रृंगार का सामान होता है आप वो सब भेंट करते हो, चौराहे पे लगा देते हो वो पूजा करके। अब वो कोई और ले जाए तो किसी और की सिरदर्दी बन जाएगी। गोस्ट्स, भूत प्रेत, ये सब होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं मतलब जैसे अगर हम यही कहें, हिंदू रिलीजन में मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि हम मानते हैं, हम रिचुअल्स भी करते हैं प्रॉपर, कि किसी की डेथ होती है उसके बाद हम मानते हैं कि आत्मा 10 दिन या 13 दिन तक घर में रहती है ना, यही माना जाता है। तो हम आत्मा के कॉन्सेप्ट में तो मान ही रहे हैं ना। हम कैसे हम डिनाई कर सकते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते? हाँ, हम लेकिन अपने पूर्वजों का रिचुअल कर रहे हैं, या आत्मा होती है। अब सारे रिचुअल्स भी मत करो, फिर क्यों कर रहे हो रिचुअल्स? मैं एक सेलिब्रिटी को जानता हूं, बहुत से लोग जानते हैं, पर मैं ओपनली नाम नहीं लूंगा, कि वो लोगों को बात करवाते हैं अपने एंसेस्टर्स से। अगर आप तकलीफ में हैं और आपके पिताजी गुजर गए और कुछ बातें अनकही रही हैं आपके पिताजी और आपके बीच में, और आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, वो आपको एक मीडियम बन के उनकी बातें पहुंचाते हैं, और उनकी बातें उस साइड से आप तक पहुंचाते हैं। ये बिलीव करते हो आप इसमें? मैं बिलीव करता हूँ।
मैंने मतलब जैसे जहाँ काला जादू वाले प्रैक्टिशनर्स हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे गुरुज़, ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जो मेरे लिए बड़ी अनबिलीवेबल सी रही हैं। तो मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। तो जैसे आर्ट ऑफ लिविंग आपने सुना होगा, श्री श्री रविशंकर जी। तो वहाँ पे ना मैं ऐसा नहीं कह रहा कि श्री श्री रविशंकर जी का मैंने कोई चमत्कार देखा हो। लेकिन वहाँ पे ना छोटे बच्चे हैं, 5 से 18 साल के बच्चे हैं, उनका एक कोर्स चलता है, इंट्यूशन कोर्स। वो क्या होता है कि कोर्स में 2 दिन का कोर्स है और 3-3 घंटे आपको चीज़ें कराते हैं वो कुछ-कुछ। तो और सिंपल चीज़ें हैं। तो उसमें क्या होता है, वो कोर्स के बाद आपका सिक्स्थ सेंस खुल जाता है छोटे बच्चों का। और ये मैंने एक्चुअली में उन बच्चों से इंटरेक्शन करा है। उन बच्चों से करा है तो वो आँखों पे पट्टी, मतलब आँखें बंद हैं पूरी, मैंने चेक किया है खुद, वो देख पाते हैं। वो आँखों के पट्टी के बावजूद देख पा रहे हैं, वो ड्राइंग कर रहे हैं, वो आपको डायग्नोस कर रहे हैं कि आपकी ये बीमारी है। ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपको बस सोच के। सो मैंने एक लड़की है जिसने आयुर्वेदिक विद्या, नाड़ी परीक्षा कहते हैं कि नसों से आप पूरा डायग्नोस कर सकते हो। उसने नाड़ी का कोर्स किया है और उसने इंट्यूशन का कोर्स किया है। अब वो 22 साल की हो गई है लड़की। तो उससे मैंने पूछा कि मेरी मॉम से रिलेटेड मैंने हेल्थ का एक सवाल पूछा उससे। तो उसने कहा कि अ, उसे कुछ मेरे बैकग्राउंड के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी, कुछ नहीं पता था उसे। उसने पूछा कि आप ऐसी जगह रहते हो क्या कि जहाँ की हवा गंदी है, वो हवा सूट नहीं कर रही है आपकी मॉम को। पहला तो ये, सबसे पहला। तो दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली की हवा तो पता ही है। व्हिच इज़ ऑल्सो इट वाज़ जेनेरिक था थोड़ा। फिर मैंने पूछा कि क्या उन्हें दिक्कत रह, मतलब मैंने कुछ बताया नहीं कि क्या है, बट उसने खुद कहा कि एक ना दवाई मैं आपके लिए लिख रही हूँ, इसको बोलना कि मम्मी को रोज़ शाम को ले ले। एक दवाई थी, ज़ंडू की दवाई, तो आयुर्वेदिक दवाई। तो मुझे तब समझ में नहीं आया कि क्या क्यों दे रही है ये। और जो दवाई है ना वो पाइल्स की दवाई है और मेरी मम्मी को पाइल्स है। और मम्मी है भी नहीं, मम्मी तो दिल्ली में बैठी हुई है, मैं बैंगलोर में हूँ आश्रम में। मैं उससे पूछ रहा हूँ, मेरा जो पार्टनर है रमन, उसने पूछा अपनी मॉम से रिलेटेड। तो उसने कहा कि आपकी मॉम ने अभी कुछ नई एक्टिविटी स्टार्ट करी है क्या? तो रमन ने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। वो कहती नहीं उन्होंने कुछ अभी स्टार्ट किया है, कोई फिजिकल एक्टिविटी वो कर रही हैं। क्या है वो, आप मुझे बता सकते हो? हाँ योगा स्टार्ट करा है अभी मम्मी ने रिसेंटली। योगा को फिजिकल एक्टिविटी में नहीं काउंट कर रहा था उस टाइम पे, प्रॉम्प्ट किया तो उसने किया। तो वो बोली कि उनको ना सांस लेने में दिक्कत होने लगी है अभी उस एक्टिविटी की वजह से, तो उन्हें बोल दो रुक जाए। रमन ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं मम्मी ने बताया मुझे। फिर आफ्टर दिस रमन ने कॉल किया मॉम को कि क्या हुआ, आपको दिक्कत हो रही है कुछ? कहती हाँ बेटा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो मुझे मना करते हैं कि आप ज़्यादा उस चीज़ को पब्लिसाइज़ मत करो, लेकिन वो आपकी खोई हुई चीज़ें बता देते हैं कि कहाँ है। वो थोड़ा, मतलब मैं उसमें जा रहा हूँ, बट वो किडनैपिंग के केसेस सॉल्व कर रहे हैं लोगों के लिए कि ये किडनैप हुआ है तो कहाँ गया है वो इंसान, वो तक वो विजुअलाइज करके बता पा रहे हैं आपको। तो ये इंट्यूशन और एक्यूरेट है। पुलिस के साथ किया उन्होंने, ये पुलिस को हेल्प किया है, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया है कि हम अभी इसे पब्लिसाइज नहीं करें क्योंकि ये गलत चीज़ों के लिए भी यूज हो सकता है। लेकिन एक्यूरेट है वो। उन्होंने मुझे पूरा चीज़ें उस केस के बारे में पूरा बताया कि कैसे कैसे उन्होंने किया है, क्या क्या किया है। एंड ये कितना पावरफुल है हमारी एशियंट टाइम्स की जो विद्याएं हैं। मैं तो नाड़ी परीक्षा को देख के ही एकदम स्टन रह गया था कि उन्होंने, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई आया था तो उन्होंने सीधा बस नस देखी मेरी 1 मिनट, उन्होंने बता दिया आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है। किसी को बता रहे हैं आपको ग्लूटेन से एलर्जी है। ये कैसे पॉसिबल है? क्या क्या विद्या थी हमारी। तो ये सारी चीजें तो मैं मान सकता हूं ना कि हाँ ये हो रही हैं, ये सारी चीजें जो आपको एस्टोनिश कर सकती हैं, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो अगर आप कहते हो कि एक इंसान पोर्टल की तरह बिहेव करता है दो लोगों की, दो दुनिया में, तो मैं मान सकता हूं। अभी रिसेंटली हम जो पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं उसमें एक गेस्ट आए हमारे, उन्होंने बताया कि एक एनिमल विस्परर है उनकी फ्रेंड। तो उन्होंने बताया कि वो एक घर में गई थी और एक डॉग ने उनके साथ बात करी और बताया कि मैं ये मेरा नाम है
और मेरे इस फैमिली को इतना अमाउंट ऑफ मनी उधार है, कर्ज है, और मैंने अभी तक दिया नहीं है, वो ना मेरी फैमिली में से किसी ने दिया है, और मैं इस कुत्ते की आत्मा में बंधा हुआ हूं, कुत्ते की बॉडी में, इस डॉग की बॉडी में मैं बंध गया हूं। 5 साल का कुत्ता था वो, 5 years। नॉर्मल लाइफ होती है 8 से 14 साल की, है ना। तो अभी मैं आता हूं उस पर। तो ये बात उसने रिसर्च करी, मतलब ढूंढा कि ये सच में आदमी एग्जिस्ट करता था कि नहीं। तो वो गई इनके बेटे से मिलने। इनके बेटे को एग्जैक्टली जो उन्होंने उस डॉग से विस्पर करके सुना था वो सब बताया बेटे को। बेटा उस फैमिली के पास गया, उस फैमिली के पास उसने एग्जैक्टली पूछा कि कुछ ऐसा कर्जा वर्जा है। उन्होंने कहा अरे छोड़ो, आपसदारी की बात है। बट उसने कहा कि नहीं, बताओ आप कि क्या है। तो एग्जैक्ट सेम अमाउंट जो उस लड़की ने उस डॉग से सुना था, एग्जैक्ट सेम अमाउंट उनका पेंडिंग था। उन्होंने वो उस लड़के ने क्लियर किया उसी दिन, और उसी दिन उस डॉग की डेथ हो गई। माने डॉग लिटरली बात कर रहा था हमारे लैंग्वेज में। मतलब एनिमल विस्परर की अलग एक टेक्निक होती है जिस तरीके से वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और रिसर्च किया तो वो ऐसा मिला, इंसान था। ऐसा इंसान था। तो ये सारा अली खान का, वापस आ रहा हूं मैं, तो आपको लगता है काला जादू हुआ था उन पर जिसकी वजह से वो स्टमक बर्न्स हुए थे? आई फील हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज वो जो क्लिप है ना जहां पे वो औरत पास हो रही है और जिस तरीके से वो देख रही है, वो ऐसा लगता है कि कुछ बुरा चाहती है करने। और वो स्पेशली वो जो बाल का खींचना या वो था, तो क्यों खींचोगे आप बाल? वो तो काला जादू के टोटकों में ही मिलता है ना आपको, वो सारी चीजें, वो सारे किस्से। भाई साहब, और कैसे और कितने सेलिब्रिटीज के साथ आप ये सब जानते हुआ होगा? आई थिंक यार अभी तो आप ज्यादा जानते होगे मेरे से कि कितने सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि यार ये किसी ने मेरे पे काला जादू करा दिया था, ये करा दिया था, वो करा दिया था। मेरी श्योर है ना ये अब मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ छोटा सा। तो मेरी एक फ्रेंड है, अगेन शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, बट उनकी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए थे कि एक वो पर्टिकुलर घर में रह रही थी, और उन्होंने कहा था कि किसी ने तो मुझ पे काला जादू कराया था। उस टाइम पे हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एकदम से दिक्कतें होने लगीं। उनके 7 साल से जो नौकर था उसने उन्हें पॉइजन देके मारने की कोशिश की। ठीक है, ये न्यूज़ में आया था। फिर वो 14th फ्लोर पे रहते थे, और अचानक से ना घर में उनके चूहे बहुत बढ़ गए, बहुत सारे चूहे हो गए थे। तो वो एक बाबा जी को मानती थी अपने, तो उन्होंने बाबा जी को फ़ोन किया कि ये चूहे आ गए हैं और 14th फ्लोर पे आ गए हैं ये चूहे, और सिर्फ हमारे घर पे हैं, ना पड़ोसी के घर पे हैं, ना सोसाइटी में कहीं और हैं, हमारे घर पे चूहे बढ़ते जा रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उनके बाबा ने कहा तू मेरी फ़्लाइट करा दे, मैं आ रहा हूँ, कुछ तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो वो आ गए, और वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब तुम लोग आज रात अपने बेडरूम में सो जाना, तुम्हें जो भी आवाज़ें आए बाहर नहीं आना है तुम्हें, मैं यज्ञ कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई तो शक्ति है जिससे मुझे यहाँ से हटाना है, भगाना है। तो अब वो जाके सो गए बाबा की बात मान के। रात में एक उन्हें बहुत श्रीकी सी आवाज़ आई, ची करके, जो चीखने की आवाज़ होती है ना, वैसी सी बहुत तेज़ आवाज़ आई। वो डर के उठी, हस्बैंड को भी उठाया, लेकिन उसने कहा कि छोड़ो, बाबा जी की अभी भी आवाज़ आ रही है कुछ मंत्र जपने की, सो जाते हैं चुपचाप, ज़्यादा नहीं आते। उन्होंने मना किया बाहर निकलने से। तो अगले दिन सुबह उठे, कोई चूहा नहीं है, सारे चूहे ख़त्म, कोई नहीं है आसपास, मतलब दूर दूर तक अब कोई नहीं है। फिर उसने पूछा क्यूरियोसिटी से कि बाबा रात में चीखने की आवाज़ आई थी, एक ची करके। तो बाबा जी कहते कि वो जा ही नहीं रही थी, उसको मैंने बालों से पकड़ा और फिर फेंका, तब वो चीखी। बालों से जोर से कसके से पकड़ा, तब वो चीखी, और फिर मैंने उसे फेंका। वो कह रहे थे चुड़ैल आ गई थी तुम्हारे घर पे, और चुड़ैल को पीछे पीछे करते करते ये चूहे आए थे सब। तो काला जादू हो सकता है यार, मैं मानता हूँ ये सब नेगेटिव एनर्जीज और इन सारी चीज़ों में तो मैं मानने लगा हूँ। जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस लोग भी शेयर करते हैं, वशीकरण वाली ये कहानी हो गई, या जो भी मतलब नेगेटिव एंटिटी होती हैं, ये सब मैं मानने लगा हूँ। दिस इज वेरी मतलब डर लगता है। तुमने मुझसे कहा था कि
शायद एक एक्टर ने आपको बताया होगा काले जादू के बारे में, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे बोला है कि यार मेरी फिल्में नहीं चल रही हैं, मुझे लगता है एक पर्टिकुलर एक्टर है जिससे मैं बड़ा था, उसने किया मेरे पे काला जादू, और मुझे थियरीज बताने लगा वो। तो मैंने ऑब्वियसली उनको बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं है, वो ऐसा हो रहा है, तुम्हारी पिक्चर बाकी भी चल रही है। पर उन्होंने मुझे पूरा बैठ के समझाया 20 मिनट की, देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है मेरे साथ, वगैरह वगैरह। सो होता है, स्पेशली जब जेलसी होती है, ये सारे किस्से तब आते हैं जब लोग कहते हैं यार इसको ना खत्म करने का है, ये मेरे से आगे बढ़ रहा है, एंड ऑल दैट। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। क्या आपको लगता है there's a dearth of good horror shows in India, crime shows in India? एब्सोल्युटली हॉरर तो इतनी अंडर सर्व्ड कैटेगरी है कि जिसका कोई मतलब हद ही नहीं। अब आप देखो ना कि मूवीज लाइक शैतान हैव डन सो वेल। मुंजा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उस फिल्म को। कोई ऐसी बहुत बड़ी हीरोज नहीं लिए थे उन्होंने, स्टारकास्ट ऐसी बड़ी नहीं थी। मुंजा नाम भी बड़ा महाराष्ट्रियन है, उसका नॉर्थ इंडिया में इतना चलना किसी ने नहीं सोचा था कि वो 100 CR क्रॉस करेगी। बट लोग इंजॉय कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, लोग हॉरर देखना चाहते हैं। तुम्बाड़ जैसी फिल्में अब कल्ट बन गई हैं। अगर आज के टाइम पे तुम्बाड़ रिलीज होगी, इनफैक्ट आप देखोगे कुछ फिल्में जैसे कंतारा, भूता कोला, जो एक कॉन्सेप्ट है, रीजनल कॉन्सेप्ट है, हॉरर से जुड़ा हुआ, उसको अपने फैंटेसी फोकलोर में ले आए हो और वो क्या बढ़िया परफॉर्म कर रही है फिल्म। तो इंडिया में तो बहुत बढ़िया हॉरर फोकलोर है जिस पे आप बैठे हुए हो, लेकिन अच्छी फिल्में बहुत कम बनी। बट अब बनना शुरू हुआ है, अब हॉरर का थोड़ा क्रेज वापस आया है, तो लोग कर रहे हैं, लोग वो देख रहे हैं। बट हाँ, हमने भी इसलिए शुरू किया था क्योंकि हॉरर स्टोरी कोई सुना ही नहीं रहा था तब, एंड वो तभी शायद आई थिंक चला भी चैनल उस तरीके से, जैसे मतलब जैसे हमने सोचा भी नहीं था, उससे भी बेटर चला। एक और चैनल है आपका क्राइम स्टोरीज बाय खूनी मंडे, करेक्ट। तो वहां पे भी असल क्राइम स्टोरीज, वहां पे ट्रू क्राइम स्टोरीज चलती है, ट्रू क्राइम स्टोरीज बनाते हैं हम लोग। तो आप कैसे करते हो उसका रिसर्च? आप जाके कॉप से मिलते हो, परिवारों से मिलते हो, ये सब करते हो आप? अभी तक जो दिल्ली बेस्ड क्राइम्स थे उनसे रिलेटेड हम लोगों ने 2-3 लोगों को रीच आउट किया, उनसे पूछा। बट मोस्टली जो इंटरनेट पे अवेलेबल होती है सारी चीज़ें, उसी के थ्रू हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं उसे, बट फैक्ट्स। पर कभी कभार लीगल केसेस आते हैं क्या? आई थिंक हम लोग एक डिस्क्लेमर देते हैं अपनी वीडियोस में, और अभी तक फॉर्चुनेटली लीगल केसेस नहीं आए हैं। एक बार खूनी मंडे पे आया था कि एक हमने मसूरी के हॉन्टेड होटल की एक कहानी बनाई थी, बट नाम नहीं लिया था हमने उस होटल का, तो उनका केस आया था कि आप हमारे होटल को डिफेम कर रहे हो तो आप वीडियो हटाइए। लेकिन हम लोग फिर कहा कि हमने नाम तो लिया ही नहीं है, आपका तो बोल ही नहीं रहे हम के हैं। इनफैक्ट हमने तो उन्हें बोल दिया कि आप बुलाओ, हमें 2-3 दिन स्टे कराओ, हम कवर करेंगे कि शायद नहीं है यहाँ पे कुछ, हमें नहीं मिला। तो हमने कहा 2-3 दिन। तो तुमने कोलैब डील बना दिया? कोलैब डील बना दिया। केस आया, कोलैब डील हो गया। केस आया तो कोलैब डील बना दो। मतलब अगर वो आप पे वो केस कर रहे हैं तो उनका कुछ लॉस हो रहा है वहां पे, तो और लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास वो पावर है लॉस क्रिएट करने की, है ना। तो आप अगर उनके साथ ही कुछ अच्छा कर लोगे तो आप उस चीज को रिवर्स कर सकते हो, है ना। वाओ, इसको कहते हैं केस को कन्वर्ट कर दो कोलैब डील में। हाँ, कितने लोग हैं टीम में ओवरऑल जो टीएमवी की टीम है उसमें हम 30 लोग की टीम है पूरी, एंड जो खूनी मंडी की टीम है हम वो 6-7 लोग हैं। आगे क्या?
आगे फॉर खूनी मंडे हम लोग जैसे क्लाउन सीजन 2 मैंने कहा वो आने वाला है। हम लोग ऐसी आईपीज बना रहे हैं अलग अलग। हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म से बात चल रही हैं एक हॉरर शो बनाने की उनके लिए। एंड देन 26 अक्टूबर को हम दिल्ली में सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम के अंदर इंडिया का पहला हॉरर कॉन कर रहे हैं। तो वहाँ पे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट हॉरर, लाइव हॉरर स्टोरी टेलिंग होगी, कॉस्प्ले होगा, डांस परफॉर्मेंसेज होंगे, हॉरर के थिएट्रिकल्स होंगे। एंड सो ये सारी चीज़ें एक ट्राई कर रहे हैं करने की। जैसे कॉमिक कॉन है वैसे ही हॉरर के लिए एक दिन, और हैलोवीन से जस्ट पहले। तो ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। क्या बात आना है आपको। अरे पक्का मेरे भाई, अपना ही फेस्टिवल है यार। Correct. और एक जाबाज होस्ट चाहिए तो हूं ही ना अरे भाई। हाउ नाइस। व्हेन यू लुक बैक, राइट, राइट, आप अभी एंटरप्रेन्योर बन चुके हो, नॉट जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर, यू नॉट जस्ट अ पॉडकास्टर। 3 सीख क्या मिली आपको ये पूरे जर्नी में टू रीच वेयर यू आर, टू बी इंडियाज नंबर 1 हॉरर कंटेंट क्रिएटर? आई थिंक पहली सीख ये कि आप ना लाइफ में आप जैसे जैसे पहला एक चीज कि नेवर चेज द नंबर्स, चेज द जॉय। कि अगर आप नंबर्स के पीछे भाग रहे हो ना तो आप बस भागते ही रहोगे और आपको बुरा लगता रहेगा अंदर अंदर, इसे मेरे 1 मिलियन है, इसके 1.5 मिलियन है, ये 2 मिलियन निकल गया, ये 3 मिलियन है, ऐसे ही चलता रहेगा बस। ये हुआ आपके साथ बीच में हुआ है, डेफिनेटली हुआ है कि आप चेस करने लग जाते हो ना उन सब चीज़ों को। ये लाइफ का फंडा है कि आप स्कूल में हो तो अपने आप स्कूल के दोस्तों के साथ कंपटीशन चल रहा है। कॉलेज में गए, कॉलेज के कंपटीशन, मतलब कॉलेज में चल रहा है इसकी कितनी प्लेसमेंट हुई, उसकी कितनी प्लेसमेंट हुई। जॉब में गए तो सैलरी में चल रहा है कि इसकी इतनी सैलरी बढ़ी, मेरी कब बढ़ेगी, ये कब होगा। तो नंबर्स का गेम तो चलता ही रहता है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा लाइफ में। लेकिन अगर आप अपने को नंबर्स के गेम से साइड कर लोगे, कमर्शियली आप सोचो, प्लान करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, बट अपने नंबर्स के ऊपर बनाओ। दूसरों से जैसे ही आप कंपेयर करना शुरू कर दिया ना, आप फंस जाओगे। आप जिस चीज को करने निकले थे ना, आपको जिस चीज से खुशी मिल रही थी, वो उसकी जगह आप कुछ और ही कर रहे होगे जिंदगी में। अरे ये तो ये कर रहा है, ये तो ब्लॉग बना रहा है, ब्लॉग का चैनल क्या बढ़िया है, ये तो लो एफर्ट काम है, ये करते हैं। तो यही है ना, लोगों को चकाचौंध दिख रही है बाकी लोगों की और वो उस चकाचौंध के पीछे भाग रहे हैं। पता भी नहीं है कि भागना है कि नहीं है। यार मेरे साथ तो कितनी बार होता है, लोग बोलते हैं यार आप इतने ए लिस्ट बॉलीवुड स्टार्स को बता ब्लॉग्स शुरू कर दो। मैंने कहा मुझे वो मेरी स्पेशलिटी है नहीं ना, मुझे इंटरेस्ट है। करेक्ट, यू नो, आई मीन पीपल हु डू इट ग्रेट, बट मैं नहीं कर सकता कि इंटरव्यू से पहले भी मैं बैठ कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो इवेंट कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा दिन कंज्यूम हो जाएगा उसी सब। मैं नहीं कर सकता, सुबह से रात नहीं कर सकता। मेरे लिए ये अच्छा है, आई लाइक टू लर्न अबाउट पीपल, एंड उसके बाद बन जाते हैं, उसके बाद कट्स अपने आप बनते हैं और चलता रहता है। करेक्ट, करेक्ट। एंड दैट इज व्हाई आई रियली अप्रिशिएट भुवन बाम, क्योंकि वो नंबर्स के पीछे नहीं भागा। वो इंसान जिससे उसे मजा आता था ना करने में, उसने कहा कि नंबर्स हैं, चलो सब मेरे, ही वाज द नंबर 1 यूट्यूबर एट वन पॉइंट, है ना, सबसे आगे था वो चाहता तो रह सकता था, वो चाहता तो रील्स शॉर्ट्स बहुत सारी बना सकता था, वो उसका ह्यूमर है वैसा। तो लेकिन उसने वो चूज नहीं किया। उसने कहा कि मैं वेब सीरीज बनाऊंगा, मैं ढिंडोरा बनाऊंगा, मैं ताज़ा खबर बनाऊंगा, मैं कुछ अलग करूंगा, मुझे जो करना है ना मैं वो करूंगा, चाहे उसके उस बीच में मैं 6 महीने तक चैनल पे कुछ ना डालूं। और नहीं डाला उन्होंने। नहीं डाला, क्योंकि आपको टाइम, आप एक जगह लगा सकते हो ना, टाइम कितनी जगह लगाओगे दिमाग, अगर आपको कुछ अच्छी चीज करनी है। एंड दैट इज आई अप्रिशिएट हिम टू मच फॉर दैट, क्योंकि आप टॉप पे खड़े हो और टॉप के जस्ट नीचे बहुत सारे और लोग खड़े हुए हैं जो आपको पता है कि निकलेंगे ही आगे अगर आप नहीं करोगे कुछ तो। लेकिन आपको क्या उनके साथ कंपीट कर रहे हो या आप एक अलग लीग में ही खेल रहे हो? आप जॉय को चेस करोगे लाइफ में तो फिर लाइफ आसान हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी थोड़ी। दूसरा आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ में जितने भी लोगों से मिलो, ये मेरी बीवी ने सिखाया है मुझे, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक टास्क ओरिएंटेड लोग होते हैं, एक पीपल ओरिएंटेड लोग होते हैं। तो जो टास्क ओरिएंटेड लोग होते हैं वो काम के बारे में सोच रहे हैं, वो जब लोगों से बात भी कर रहे हैं ना तो वो काम के बारे में सोच रहे हैं, वो लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरे होते हैं पीपल ओरिएंटेड पर्सन जो जेन्युइनली कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। एंड लाइफ में आप ऐसे बड़े सारे लोगों से मिलते हो
तो कैसे आप सबको साथ में लेके चल सकते हो। जैसे ये मेरी लाइफ की लर्निंग भी रही है। जैसे अब मेरा जो पार्टनर है वो मेरे कॉलेज ड्रामा सोसाइटी का है, ठीक है? आज भी बड़े सारे जो हम एड्स बनाते हैं वो हमारे ड्रामा सोसाइटी वाले लोग ही शूट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। एनिमेटर्स जो शुद्ध देसी एंडिंग्स में मिले थे मुझे, उनके साथ मैं आज काम कर रहा हूँ खूनी मंडे में। तो आपकी लाइफ में ऐसे बड़े सारे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन आप किनको अपने साथ लेके चल सकते हो, दैट इज द थिंग। क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं, अकेले कोई इंसान कुछ नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आप अकेले पड़ जाओगे, आप बोर हो जाओगे उन सब चीजों से। आपको चाहिए टीम ग्रो करने के लिए, चीजों को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो वो टीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लाइफ में कितने सारे लोगों को अपने साथ लेके चल सकते हो, और टीम को कैसे आप हमेशा मोटिवेटेड रख सकते हो, और आप में आप कितना है और हम कितना है, अगेन वो वाली बात, वो मैं कहूंगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो। तीसरा, हाँ, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मुझे। बड़ी सारी ऐसे बातें हो जाती है ना, फिर समझ में नहीं आता कि हाँ कौन सा लाइफ ज्ञान अभी देना है। पर ठीक है, दो अच्छे हैं, तीन के बराबर रहे। 3 के बराबर हैं। बाकी आई थिंक एक मैं वही बोलूंगा फ्रॉम अ कंटेंट क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आई थिंक दैट इज अ गिवन ज्ञान, बट कंसिस्टेंट रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड अपनी वो सुनो जो ऑडियंस कह रही है, उसे भी सुनो। तो एक हमारे माइका में ही एक लेक्चर हुआ था, तो सोनी के दानिश खान आए थे अभी, जो सोनी लीड कर रहे हैं इंडिया में। तो वो आए थे एक लेक्चर लेने, और उन्होंने उनसे सवाल पूछा गया कि सर अब ये नागिन जैसे सीरियल क्यों बन रहे हैं, नुक्कड़ जैसे शोज क्यों नहीं बन रहे जो इतने अच्छे थे। तो उन्होंने, और उस साल दंगल रिलीज हुई थी, तो उन्होंने कहा सबसे हम एग्जाम्पल लेते हैं जो क्रिटिकली भी अच्छी थी और जो उसमें भी अच्छी थी, मतलब पैसा भी जिसने खूब कमाया। तो उन्होंने कहा कितना कमाया दंगल ने, उन्होंने कहा 300 करोड़ इंडिया में। तो अगर हम 100 रुपये टिकट प्राइस पकड़े दंगल का, तो कितने लोगों ने देखी? कहते 3 करोड़ लोग, है ना, नॉर्मल मैच है। वो कह रहे हैं 4 करोड़ लोग रोज नागिन देख रहे हैं, तो मैं क्यों बनाऊं नुक्कड़? है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने ऑडियंस से थोड़ा सा अलग रह के देखना पड़ेगा कि ऑडियंस को क्या देखना है, ऑडियंस क्या मांग रही है। आप सोच नहीं सकते कि हाँ ऑडियंस को तो यही पसंद है, यही चलेगा। आपको जेन्युइनली पता करना पड़ेगा कि ऑडियंस को क्या चाहिए। On that note, thank you so much दिव्य अग्रवाल, बड़ा मजा आ गया भाई। एंड सिद्धार्थ, मैं कल भी आपको ये बोल रहा था कि जैसे आप इतने सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिलते हो, आप अपने पॉडकास्ट के थ्रू, अपने इस फॉर्मेट के थ्रू आप कंटेंट क्रिएटर से मिल रहे हो, एंड जैसे ऑल्टरनेटिव पीपल आपने कहा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आता है जब ऐसे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हो। एंड आई पर्सनली ऑल्सो लव योर एनर्जी, एकदम मतलब मज़ेदार एनर्जी रहती है। तो kudos to that. I love this journey. Khuni Monday. Thank you so much for that. Angar.